बच्चों, पिछले 2 अध्यायों में हमने कंपनी के बारे में काफ़ी विस्तार से जाना। कंपनी क्या है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, पूंजी की व्यवस्था किस प्रकार करती है और कंपनी से संबंधित कई बातों पर हमने बहुत विस्तार से यहाँ पर बात की। अब कंपनी से ही संबंधित हम देखेंगे कंपनी के वित्तीय विवरण। जैसे कि पिछले अध्यायों में हमने देखा कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3(1) के अनुसार कंपनी जो है वो एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति की तरह होती है और इसका अपना एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। किस तरह से ये पूंजी की व्यवस्था करती है, किस तरह से ऋण की व्यवस्था करती है, इन सभी बातों के बारे में हमने विस्तार से जाना। लेकिन कंपनी के ये जो कार्य हैं, कंपनी जिन कार्यों को करती है वो किसी न किसी नियम के तहत बंधे हुए होते हैं। हमने देखा था कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी कुछ महत्वपूर्ण प्रलेखों को रखती है, जैसे कि कंपनी पार्षद सीमा नियम, कंपनी अंतर नियम के बारे में हमने जाना। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनकी व्यवस्थाओं के तहत कंपनी जो होती है वो अपने कार्य को करती है। वास्तव में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो नियम कानून प्रावधान बनाए जाते हैं उन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए कंपनी अपने सारे कार्य करती है। अब अगर हम बात करें कि कंपनी जो अपने लेखे जोखे करती है वो किस तरह से किए जाते हैं, ये इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि एकमात्र निरीक्षण से कंपनी की पूरी आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी हमको प्राप्त हो सकती है। तो वास्तव में कंपनी का ये जो लेखा जोखा जहाँ रखा जाता है उन्हें ही हम कंपनी के वित्तीय विवरण कहते हैं। और अच्छे से अगर हम इसको जानना चाहें तो हम देखते हैं कि वास्तव में जब हम बात करते हैं कंपनी के वित्तीय विवरण की तो इसके अर्थ को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो वित्तीय यानी वित्त की, फाइनेंस जिसे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, यानी कि वित्त की व्यवस्था, पूंजी की व्यवस्था करना, धन की व्यवस्था करना, ये जो कार्य है सारे वित्त व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। और बात करते हैं अगर हम विवरण की तो एक प्रकार का स्टेटमेंट या लेखा जोखा होता है जिसके अंतर्गत वित्तीय जो क्रियाएं होती हैं उसका का पूरा एक लेखा तैयार कर लिया जाता है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो वास्तव में कंपनी के लेखा पुस्तकों में जो उल्लिखित सूचनाएं होती है, वित्तीय सूचनाएं जो होती हैं उनको विस्तार से उनका लेखा करना और इस प्रकार से लेखा करना कि जब भी हम उसका निरीक्षण करें, जब भी हम उसको देखें तो बहुत आसानी से हमको कंपनी की आर्थिक स्थिति पता चल जाए, लाभ हानि की क्या स्थिति है, भविष्य में क्या हो सकता है, कंपनी के साथ ग्रोथ करेगी या डाउन होगी, इसका भी एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो वित्तीय विवरण को कुछ बिंदुओं के आधार पर हम और अधिक अच्छे से स्पष्ट करें। पहली बात तो जैसे हमने कही कि एक निश्चित समय पर यह कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। जैसे कि हमने पिछले अध्यायों में भी देखा था कि प्रत्येक कंपनी जो होती है वो उसका एक वित्तीय वर्ष होता है। जनरली इंडिया में हम जो वित्तीय वर्ष मानते हैं वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च हम लेते हैं, जिसे वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कैलेंडर ईयर यानी 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक भी अपने अकाउंट्स मेंटेन करती हैं। तो जो भी समय कंपनी अपने सुविधा के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए चुनती है उस एक निश्चित समय में यानी उस एक संपूर्ण वर्ष में कंपनी की क्या स्थिति रही, पिछले साल की अपेक्षा इस साल उसने कितनी ग्रोथ की या फिर वो लॉस में गई, अब उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उस कंपनी में संपत्ति और दायित्वों की क्या स्थिति है, आय व्यय की क्या स्थिति है, लाभ हानि की क्या स्थिति, इस पूरा विवरण को हम वित्तीय विवरणों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी एक बात इसके बारे में हम देखें तो हम देखते हैं कि कंपनी की लाभदायकता वित्तीय स्थिति के बारे में ये पूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है और पृथक विवरण प्रस्तुत करता है। संपत्ति दायित्व के लिए हम स्थिति विवरण का प्रयोग करते हैं, लाभ हानि के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रयोग करते हैं। तो बहुत आसानी से हम स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के अनुसार जो कंपनी के जो लेखे होते हैं उनमें अलग अलग हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या है वित्तीय विवरण, ये कोई स्पेसिफिक एक चीज़ तो नहीं है कि एक वित्तीय विवरण है और उससे कंपनी की पूरी स्थिति पता चल जाए, बल्कि ये अपने अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे लेखों का निर्माण करती है। तो कौन कौन से वित्तीय विवरण बनाने होते हैं कंपनी को, आइए देखते हैं।
सबसे पहले वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है आय विवरण, उसके बाद हम बनाते हैं आर्थिक चिट्ठा, और उसके बाद बनाया जाता है रोकड़ बहाव विवरण जिसे हम कैश फ्लो कहते हैं। उसके बाद हम बना सकते हैं इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, और साथ ही साथ इसमें अन्य प्रकटीकरण के कई टिप्पणी भी बनाई जाती है कंपनी में समय समय पर जो परिवर्तन होते हैं उसके लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि पूरे एक वर्ष के लिए, जैसे मैंने बताया कि एक निश्चित समय, क्योंकि पूरे एक वर्ष का ये चिट्ठा प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने, इसलिए हम इन्हें वार्षिक विवरण या वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं। कंपनी के वित्तीय विवरण के बारे में हम और अच्छे से जाने तो आइए इसकी परिभाषाओं पर एक नज़र डालते हैं। तो आपने देखा कि इन परिभाषाओं के आधार पर हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी में जो कार्य होते हैं उनके स्वभाव के अनुसार, उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग लेखों में लेखे करके संपूर्ण स्थिति को, कंपनी की संपूर्ण आर्थिक स्थिति को बहुत आसानी से प्रकट करते हैं। अब हम बात करें कि ये जो वित्तीय विवरण होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, किस प्रकार के होते हैं, तो इसके संबंध में सबसे पहले हम देखते हैं AICPA यानी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, इन्होंने जो वित्तीय विवरण की प्रकृति के बारे में जो बात कही है उसको हम बिंदुवार देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहली बात जो है वो ये है कि ये अभिलिखित तथ्य होते हैं, यानी कि रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं। ये वास्तव में जितने भी वित्तीय विवरण होते हैं मौखिक वो कभी नहीं हो सकते, रिकॉर्डेड होते हैं, लिखित होते हैं, क्योंकि समय आने पर, ज़रूरत पड़ने पर ये न्यायालय में प्रमाण के रूप में भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी के अंतर्गत हम दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो लेखे किए जाते हैं वो तत्काल किए जाने वाले लेखे होते हैं, यानी कि जैसे ही जो जिस तरह का परिवर्तन होता जाता है, संपत्ति बढ़ती जाती है परचेस करने पर या सेल करने पर घटती है, दायित्व तो जैसे ही उत्पन्न होते हैं या पे करने पर कम हो जाते हैं, आय व्यय का जो ब्यौरा होता है वो उसी समय तुरंत के तुरंत उनकी प्रकृति के अनुसार जिस लेखे में ज़रूरत होती है उस लेखे में उसकी एंट्री कर दी जाती है। तो इसलिए भी अभिलिखित प्रमाण के रूप में हम इनको प्रस्तुत कर सकते हैं। और दूसरी एक बात ये होती है कि इसमें खातों में उनकी प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत करके लिखा जाता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि वित्तीय विवरण जो होते हैं वो ऐसा नहीं कि क्या लाभ हानि है, क्या संपत्ति और दायित्व है, आय व्यय की क्या स्थिति है, वो हम एक साथ लेखा कर दें और विवरण बना दें, ऐसा नहीं है। इनको हम वर्गीकृत करके उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग खातों में विभाजित कर देते हैं। दूसरी बात करें हम इसकी प्रकृति की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेखांकन की अवधारणाएं और परंपराएं इसके अंतर्गत शामिल होती हैं, यानी कि वित्तीय विवरण जो बनाए जाते हैं वो पूरे के पूरे लेखांकन की अवधारणाओं जो आधारभूत अवधारणाएं होती है उस पर ही डिपेंड होते हैं और उसको फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं। चाहे हम बात करें लेखांकन के द्विप्रविष्टि प्रणाली की या इकहरी लेखा प्रणाली की या बहुत सारी लेखा प्रणाली के बारे में, जैसे कि हमने कक्षा 11वीं के प्रारंभिक अध्यायों में, लेखांकन के अध्यायों में पढ़ा था, तो उन सभी नियमों को, लेखांकन के उन सभी सिद्धांतों को फॉलो करते हुए ही ये विवरण बनाए जाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर देखें तो जैसे कि हम चालू व्यवसाय की अवधारणा हमने पढ़ी थी, व्यवसाय की बहुत सी अवधारणाएं होती हैं, इसमें चालू व्यवसाय की जो अवधारणा होती है उसके बारे में हमने जाना था कि प्रत्येक व्यापारी की एक अवधारणा ये होती है कि उसका जो व्यापार है वो सतत चालू रहेगा, जारी रहेगा, और भविष्य में जो परिवर्तन हो सकता है, जो चेंजेस हो सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए फिर वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करता है। तो कहीं ना कहीं जब वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं तो वो भी चालू व्यवसाय की अवधारणा पर आधारित होते हैं। और इसके बारे में हम एक उदाहरण ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि ये चालू व्यवसाय की अवधारणा पर आधारित है, इसलिए जब भी हम इसके अंतर्गत संपत्तियों का लेखा करते हैं तो उसको हम पहले कंपेयर करते हैं कि बाजार मूल्य क्या है और लागत में से मूल्यह्रास घटाने के बाद का मूल्य क्या है, और उसके बाद फिर हम इसको बाजार मूल्य पे कैलकुलेट न करके जो लागत मूल्य घटाने के बाद जो राशि आती है उस पे कैलकुलेट करते हैं।
एक्चुअली ऐसे करने के पीछे एक मकसद ये भी है कि संपत्तियों का हम वैल्यूएशन वहाँ पर कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, और संपत्ति जो होती है वो फर्म की होती है, फर्म लंबे समय तक उनसे लाभ प्राप्त करता है, ना कि उनको बेचने के लिए खरीदता है। क्योंकि अगर वो बेचने के लिए खरीदेगा तो वो स्टॉक हो जाएगा, माल हो जाएगा, और उस कंडीशन में फिर उसकी वैल्यूएशन हम कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस जो दोनों में कम हो उस पर करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लेखांकन सिद्धांत यानी कि चालू व्यवसाय की अवधारणा का जो सिद्धांत है उसको फॉलो किया जा रहा है। और जब हम कंपनी के वित्तीय विवरण बनाएंगे तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको देखने को मिलेंगे, जिससे कि हमको स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार वित्तीय विवरण को बनाने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो किन्हीं न किन्हीं लेखांकन सिद्धांत, लेखांकन अवधारणाओं पर ही आधारित है। दूसरी एक बात हम यहाँ पर देखते हैं कि मान्यताओं पर आधारित है। हमने कक्षा 11वीं में प्रारंभिक कक्षाओं में जिन मान्यताओं के बारे में जाना था, जब हम इसके क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे तो देखेंगे कि वास्तव में अलग कुछ भी नहीं है। अगर हम वित्तीय विवरणों की बात करते हैं, रोकड़ प्रवाह की बात करें, चाहे हम आर्थिक चिट्ठे की या लाभ हानि विवरण खाते की बात करें, तो सभी दशाओं में जो मूलभूत जो मान्यताएं होती है लेखांकन की, कहीं ना कहीं उनको फॉलो करते हुए ही ये विवरण बनाए जाते हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण इसकी एक प्रकृति के बारे में हम और जाने कि वास्तव में ये व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित होती है। जो भी वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं, चाहे वो लाभ हानि से संबंधित हो, चिट्ठे से संबंधित हो या रोकड़ के आगमन निर्गमन से संबंधित हो, सभी व्यवहार जो होते हैं या बनाने का जो तरीका होता है वो किसी न किसी व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित होता है। और मुख्य रूप से कहा जाए तो ऐसा इसलिए भी होता है कि ताकि जो परिसंपत्तियां हैं, देनदारियां हैं, आय है, व्यय है, इसमें किसी प्रकार के सरप्लस, कोई डिफरेंस, कोई आधिक्य होने की संभावना यहाँ पर ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। वैसे ही इसकी एक प्रकृति ये भी है कि एक ऐतिहासिक प्रलेख के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमने देखा कि चालू व्यवसाय की अवधारणा पर आधारित है। व्यवसाय सतत चलता रहेगा और ऐसी कंडीशन में जिन संख्यात्मक तथ्यों का हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, जो आंकड़े हम यहाँ पर ले रहे हैं, जो अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, उसका जो लाभ है या कहना चाहिए कि उसको बनाने का जो उद्देश्य है वो काफ़ी लंबे समय तक लाभ प्राप्त करने का होता है। यानी उन विवरणों को देखकर हम उसके बारे में काफ़ी लंबे समय तक जानकारी प्राप्त करते रहें, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भी बनाया जाता है। अब हम इसके एक और स्वरूप की बात करें तो बहुत स्पष्ट हो जाता है कि इसका जो स्वरूप है ये मौद्रिक है। यानी इसमें केवल मौद्रिक जो व्यवहार होते हैं, संख्यात्मक जो तथ्य होते हैं, केवल उनका ही लेखा किया जाता है, जबकि अमौद्रिक जो तथ्य होते हैं उसकी कोई जगह इसके अंतर्गत बनाए जाने वाले किसी लेखे में भी नहीं होती है। अब इसी तरह हम देखते हैं कि वित्तीय विवरण बनाने के अपने कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ उद्देश्यों के अंतर्गत इनको बनाया जाता है। वास्तव में हमने वित्तीय विवरण के अर्थ को बहुत अच्छे से समझा, इसकी परिभाषाएं देखी, उन्हीं के आधार पर हम इसके उद्देश्यों को भी बिंदुवार व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि पहला हम उसका उद्देश्य ये कह सकते हैं कि व्यापार की लाभ हानि को ज्ञात करता है, क्योंकि हमने देखा कि वित्तीय विवरणों के अंतर्गत जो लेखे बनाए जाते हैं उसमें एक लेखा लाभ हानि विवरण का भी होता है। तो वित्तीय विवरणों को बनाने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि एक निश्चित समय में कंपनी लाभ या हानि की स्थिति का पता लगाया जा सके। दूसरा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सके। हमने देखा कि कंपनी जब अपने वित्तीय विवरणों को बनाती है तो उन्हीं विवरणों में एक महत्वपूर्ण विवरण होता है आर्थिक चिट्ठा, या जिसे हम स्थिति विवरण यानी कि बैलेंस शीट कहते हैं। ये एक ऐसा विवरण होता है जिससे हम कंपनी की संपत्ति और दायित्व की स्थिति का सही पता लगा लेते हैं। कितनी संपत्ति हमने वर्ष के दौरान खरीदी, कितना उस पर डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया, कितनी संपत्तियों को हमने बेचा, और जब हमने उन संपत्तियों को बेचा तो उस पर हमको लाभ हुई या हानि हुई। दूसरा एक पक्ष कहता है कि दायित्व क्या थे, यानी कि पूंजी की क्या स्थिति थी, लेनदारों की क्या स्थिति है, देय विपत्र कितने के हैं हमारे पास, और लाभ या हानि का जो शेष है वो कितना है। इन सब चीज़ों की जानकारी हमको आर्थिक चिट्ठे के माध्यम से मिल सके, इसलिए इसका निर्माण किया जाता है। तीसरा एक इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि व्यवसाय
कि संपत्ति और दायित्व, जैसे कि हमने देखा कि आर्थिक चिट्ठे के अंतर्गत ओवरऑल जो संपत्ति है सारी चीज़ें माइनस प्लस करने के बाद, और दायित्व जो है दोनों जो बैलेंस शीट जो होते हैं दोनों टैली होनी चाहिए, दायित्व और संपत्ति पक्ष दोनों बराबर होने चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हम ये मान लेते हैं कि हमने जो अकाउंट मेंटेन किया है, चाहे वो लाभ हानि विवरण हो या आर्थिक चिट्ठा, वो हमने जो भी हमारे जो तथ्य हमारे सामने आए थे वो सही है। एक इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी हो सकता है कि वास्तव में बही खाता रखने का जो उद्देश्य है उसको ये पूर्ण करता है, उसको ये फुलफिल करता है। जब हम बही खाते के बारे में प्रारंभिक जानकारी ले रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि इसका उद्देश्य ये होता है कि बही खातों के द्वारा जो पूरी कंपनी है, जो पूरी संस्था है, उसकी आर्थिक स्थिति का एक तो पता लग सके, दूसरा आय व्यय का ज्ञान हो सके, और कुल मिलाकर इसके जो लेखे हैं उनको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सके कि कभी भी अगर उनसे संबंधित हम कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें तो बहुत आसानी से प्राप्त कर लें। तो अगर इसको हम बही खाते से कंपनी के वित्तीय विवरण को कोरिलेट करके देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि वास्तव में वही सब कार्य कंपनी के वित्तीय विवरणों के अंतर्गत किए जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी के वित्तीय विवरणों के निर्माण से बही खाते के निर्माण का जो उद्देश्य होता है वो भी पूरा होता है। कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट पर अगर हम एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट जो होती है वो वास्तव में कंपनी के एक वर्ष का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करती है। हमने कंपनी वाला जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि कंपनी को प्रत्येक वर्ष अपनी एक साधारण सभा बुलाना अनिवार्य होता है, और इस साधारण सभा में कार्य क्या किया जाता है कि कंपनी की जो स्थिति होती है उस पूरी की पूरी स्थिति को कंपनी के जो सदस्य होते हैं, जो कंपनी के अंशधारी होते हैं, उनके सामने प्रकट करना होता है। तो इसके लिए एक पूरा का पूरा विवरण तैयार किया जाता है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति क्या है, संपत्ति और दायित्व की क्या स्थिति है, कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है, और इससे संबंधित जो रोकड़ का जो कैश की जो स्थिति है, इनसे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट, सारी रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली जाती है, और फिर उसको सदस्यों के सामने, सभा के जो अंशधारी होते हैं कंपनी के, उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो वास्तव में यही जो रिपोर्ट होती है, क्योंकि वर्ष में एक बार प्रस्तुत की जाती है एक साधारण सभा में, इसलिए ये रिपोर्ट कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट भी कहलाती है। अगर हम बात करें कि कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट में किन किन वस्तुओं पर विचार किया जाता है, इसकी विषय वस्तु कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहला बिंदु यहाँ पर आता है कि मंडल की रिपोर्ट इसके अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है, जिसे हम बोर्ड रिपोर्ट भी कहते हैं। बोर्ड में, मंडल में जो सदस्य होते हैं वे सभी अपने अपने जो रिपोर्ट होते हैं उसको इसके अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं। दूसरी एक रिपोर्ट यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि अंकेक्षक जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं अंकेक्षकों की रिपोर्ट, ऑडिटर्स जो होते हैं वो कंपनी के साल भर के जो विवरण होते हैं उनकी ऑडिटिंग करते हैं, अंकेक्षण उनका करते हैं, और देखते हैं कि जो भी विवरण उनमें प्रस्तुत किए गए हैं, जो आय व्यय संपत्ति दायित्व दर्शाए गए हैं, वो वास्तव में सही है या वहाँ पर कहीं हेर फेर किया गया है या फिर कोई त्रुटि की संभावना है, तो उससे संबंधित रिपोर्ट वो वार्षिक सभा में प्रस्तुत करते हैं। तीसरा जो बिंदु इसके अंतर्गत आता है वो होता है वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करना। अब वित्तीय विवरण में तो बहुत सारे विवरण होते हैं जैसे कि हमने देखा, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है कंपनी का आर्थिक चिट्ठा, जिसे हम तुलन पत्र या बैलेंस शीट या स्थिति विवरण भी कहते हैं। अब बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि वास्तव में ये एक ऐसा विवरण होता है जो कंपनी की आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है, संपत्ति और दायित्व की स्थिति को प्रकट करता है, और कंपनी में पूंजी की जो स्थिति होती है उसको प्रकट करता है। दूसरा जो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है वो होता है लाभ हानि विवरण, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं, और उसमें सारी की सारी वो जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है, जिससे ये पता चल सके कि कंपनी में लाभ हानि की क्या स्थिति है। कंपेयर भी किया जा सकता है इसके आधार पर कि गत वर्ष में क्या लाभ था, इस वर्ष कितना है, कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसे बहुत सारी लाभ हानि संबंधी जानकारियाँ इससे प्राप्त की जा सकती हैं। तीसरा एक जो
महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता है वो रोकड़ प्रवाह विवरण है, जो पूरे वर्ष भर कैश फ्लो कैसा रहा, कैश कितना गया कितना आया और बैलेंस में क्या बचा हुआ है, इसकी पूरी की पूरी स्थिति को प्रस्तुत करता है। कैश फ्लो और प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत, जब हम आर्थिक चिट्ठे की बात करते हैं तो वहाँ पर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये सारे तमाम जो लेखे होते हैं उनके बारे में आगे हम विस्तार से और जानेंगे और उनसे संबंधित क्रियात्मक प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमने ये देखा कि जो वित्तीय विवरण होते हैं उसके अंतर्गत किस किस विवरण को कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होता है। अब हम देखते हैं कि मंडल या संचालकों की रिपोर्ट के अंतर्गत क्या क्या प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहली बात यहाँ ये आती है कि इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो अनुसूची है उसमें प्रत्येक वर्ष कंपनी की जो साधारण सभाएं होती है उसमें मंडल की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है उसको प्रस्तुत किया जाता है। और दूसरा इसके बारे में ये जान लेना जरूरी है कि ये जो रिपोर्ट होती है वो वार्षिक साधारण सभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत की जाती है, जो कि प्रत्येक कंपनी वर्ष में एक बार जरूर आयोजित करती है या कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ऐसी सभाओं को आयोजित करना बहुत आवश्यक होता है। तीसरा एक बिंदु जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस सभा में जो संचालकों का जो आर्थिक चिट्ठा है, संचालकों के हिसाब से उन्होंने जो लाभ हानि विवरण तैयार किया है या फिर उन्होंने रोकड़ का जो स्टेटमेंट तैयार किया है उससे संबंधित जानकारी प्रस्तुत करना होता है। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है, जैसे कि कंपनी वित्तीय विवरण बनाने का होता है, कि ये जो स्टेटमेंट, ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उससे कंपनी की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सके और कंपनी की जो आर्थिक स्थिति उसको अंशधारियों के समक्ष, कंपनी के संचालक मंडल के समक्ष, कंपनी के जो सदस्य हैं उनके समक्ष उसका एक सही विवरण प्रस्तुत किया जा सके। इसी तरह इस वार्षिक सभा में अंकेक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी भी जरूरी होती है। जैसे कि हमने जाना कि अंकेक्षक जो है वो कंपनी के जितने भी विवरण होते हैं उनका बहुत बारीकी से निरीक्षण करता है, सूक्ष्म निरीक्षण करता है और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है साधारण सभाओं में। लाभ हानि से संबंधित, आय व्यय से संबंधित, संपत्ति दायित्व से संबंधित और साथ में रोकड़ से संबंधित विवरणों का वो अंकेक्षण करता है। उसमें क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं या कहीं पर अगर हेर फेर हुआ है, इससे संबंधित जो भी जानकारी उसके पास होती है उनको वो वार्षिक साधारण सभा में अंकेक्षकों की रिपोर्ट के अंतर्गत प्रस्तुत करता है। साथ ही इसमें यह भी देखा जाता है कि ये जो रिपोर्ट अंकेक्षक के द्वारा प्रस्तुत की जाती है ये एक ऐसा आधार बनती है जिनके आधार पर कंपनी अपनी भविष्य की योजनाओं को बनाती है, क्योंकि बहुत एक सीधा एक आईना होता है वो कंपनी का, जिससे ये पता चल जाता है कि इस संपत्ति दायित्व की स्थिति क्या है, रोकड़ कितनी है उसके पास और भविष्य में लाभ हानि की कितनी संभावना है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए फिर कंपनी जो अपने भविष्य की जो योजनाएं हैं उसको वो बनाती है। अब हम बात करें अगर वित्तीय विवरण के प्रस्तुति की, हालांकि हमने ये पहले जाना कि वित्तीय विवरणों के अंतर्गत कौन कौन से विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन ये जो वित्तीय विवरण है ये किस नियम, किन धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं उस पर एक नज़र डालें तो यहाँ हम देखते हैं कि आर्थिक चिट्ठा जो होता है जो कि संपत्ति और दायित्वों को प्रस्तुत करता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा, ये जो विवरण है वो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 और भाग 1 के अंतर्गत इसका निर्धारित प्रारूप दिया गया है और उस प्रारूप के आधार पर ही इस चिट्ठे को बनाया जाता है। दूसरी एक बात हम देखते हैं कि इस अनुसूची के अंतर्गत आर्थिक चिट्ठे का जो शीर्ष है, जो उसका फॉर्मेट है बनाने का, वो ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल फॉर्म में होता है। इसमें जो स्टेप होते हैं, क्रम जो होते हैं, उन्हीं क्रम को फॉलो करते हुए संपत्ति और दायित्व का विवरण वहां पर लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं कि वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आर्थिक चिट्ठे का निर्माण किस प्रारूप के आधार पर किया जाता है। वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 पार्ट 1, नेम ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट एज एट पर्टिकुलर नोट नंबर, figures at the end of the current reporting period, figures as at the end of previous reporting period। इस फॉर्मेट के अंतर्गत जो कि शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अंतर्गत बनाया गया है, वर्टिकल फॉर्म की ये बैलेंस शीट है। इसमें पर्टिकुलर जो विवरण जो आएंगे उसमें सबसे पहला पॉइंट होगा समता और दायित्व का, यानी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट
जो टॉपिक आएगा सीक्वेंस से हम इसमें टॉपिक लिखते हैं और फर्स्ट सीक्वेंस जो होगा वो होगा अंशधारी कोष यानी शेयर होल्डर्स फंड। और इसके अंतर्गत शेयर होल्डर्स फंड्स के अंतर्गत जो पॉइंट्स आएंगे वो होगा अंश पूंजी यानी कि शेयर कैपिटल, बी संचय और आधिक्य यानी रिजर्व एंड सरप्लस, और सी शेयर वारंटों के बदले प्राप्त धन मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इसके अंतर्गत दूसरा टॉपिक होगा अंश आवेदन राशि जब तक आवंटन न हो, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा टॉपिक होगा गैर चालू दायित्व नॉन करेंट लायबिलिटीज, और इसके अंतर्गत जो फर्स्ट टॉपिक होगा ए दीर्घकालीन ऋण यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सेकंड बी स्थगित कर दायित्व शुद्ध डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, सी होगा अन्य दीर्घकालीन दायित्व अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, डी दीर्घकालीन प्रावधान लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके अंतर्गत चौथा टॉपिक होगा चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में फर्स्ट पॉइंट होगा अल्पकालीन ऋण यानी शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, बी व्यापारिक दायित्व ट्रेड पेबल्स, सी अन्य चालू दायित्व अदर करंट लायबिलिटीज, डी अल्पकालीन प्रावधान शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इस पूरे चारों टॉपिक का हम पहले यहाँ पे टोटल करके इसको बंद कर लेंगे क्योंकि ये लायबिलिटीज थी, इक्विटीज थी, और अब हम वर्टिकल फॉर्म में परिसंपत्तियों को यानी कि एसेट्स को यहाँ पर लिखेंगे, जिसके अंतर्गत पहला टॉपिक होगा गैर चालू परिसंपत्तियां यानी नॉन करेंट एसेट्स, और इसके अंतर्गत पहला पॉइंट होगा स्थायी परिसंपत्तियां यानी फिक्स एसेट्स। इसमें फर्स्ट टॉपिक होगा मूर्त परिसंपत्तियां टेंजिबल एसेट्स, और दूसरा अमूर्त परिसंपत्तियां यानी इनटेंजिबल एसेट्स। तीसरा पॉइंट होगा पूंजीगत कार्य जो प्रगति में है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फोर्थ पॉइंट होगा विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। बी गैर चालू निवेश यानी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सी स्थगित कर परिसंपत्तियां शुद्ध डिफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, डी दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ई अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां अदर नॉन करेंट एसेट्स। दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा चालू परिसंपत्तियां यानी कि करंट एसेट्स, और इसका फर्स्ट पॉइंट होगा ए चालू निवेश यानी करंट इन्वेस्टमेंट, बी स्कंद यानी कि इन्वेंट्रीज, सी व्यापार प्राप्य यानी कि ट्रेड रिसीवेबल, डी नगद एवं नगद तुल्य यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ई अल्पकालीन ऋण और अग्रिम शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एफ अन्य चालू परिसंपत्तियां अदर करंट एसेट्स।